नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोपाल गैस सानहे के 31 साल बाद भी मुतासरीन तक रहे हैं इंसाफ की राह। गैस मुतासरीन के लिए भोपाल में बैन मजहबी दुआइया प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी की शिरकत। हुकूमत महाराष्ट्र का 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात मनाने का फैसला, लेकिन फहरिस्त से मुस्लिम नाम गायब। मुस्लिम समाजी कारकुनों ने किया बरहमी का इजहार। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल मुनक्कद करने के ऐलान पर तनाज़ा। इंतजामिया और तलबा आमने सामने पोर्क फेस्टिवल मनाने का भी किया गया ऐलान। और मुल्क भर में गम और मातम के दरमियान निकाला गया चहलम का जुलूस। नवाख्वानी के जरिए लोगों ने पेश किया इमाम हुसैन को नजराने अक़ीदत। खास बात में पहले बात करेंगे भोपाल गैस सानहे की। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात और रात भी कयामत की। ऐसा लगता था मर गया भोपाल। खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। भोपाल गैस सानहे को 31 साल गुजर चुके हैं। 3 दिसंबर की सुबह 32वें साल का आगाज हो चुका है। आज से 31 साल कबल 1984 में भोपाल में ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें हजारों लोग लुक़्मे अजल हो गए थे, जबकि लाखों लोग मुतासर हुए और आज भी इनका दर्द हरा है। भोपाल गैस सानहे पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की पेश है एक खास रिपोर्ट। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। हर रोज की तरह यहां के बाशिंदे जब 2 दिसंबर को अपने बिस्तर में गए तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि उस रात की सुबह होने वाली नहीं। सुबह तो हुई, लेकिन 3 दिसंबर की सुबह बादे सबा ने जिंदगी का नया नगमा नहीं गुनगुनाया, बल्कि ये सुबह मातम की खबर लेकर नमूदार हुई थी। फिजा में MIC गैस का कहर था, चारों तरफ शोर था और एक कयामत थी जो दुनिया से गुजर गए उनके नशी गौरों कफन को तलाश कर रही थी, और जो जिंदा थे उन्हें जिंदगी अजाब बन मार डाल रही थी। गैस सानहे में कितने घरों के चिराग बुझे, कितनी माओं की गोदें सूनी हुई, इसका हिसाब आज तक नहीं लगाया जा सका है। कहने को 31 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये 31 साल गैस मुतासरीन ने किस अजाब में गुजारे हैं, आप खुद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हादसा था जो 3 दिसंबर 84 को हुआ। बीते हुए 31 साल एक दूसरा हादसा है। उस हादसे का दोष यूनियन कार्बाइड पे था या उसके पहले के ऑफिशियल पे था, तो ये सारा दोष जो मौजूदा सरकारें रही हैं, चाहे अर्जुन सिंह रहे हों, दिग्विजय सिंह रहे हों, श्यामाचरण शुक्ला हों, सुंदरलाल पटवा हों, या मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इन सब के माथे पर जाता है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में मुहज़्ज़ब सरकारें अपने शहरियों की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना अपना फर्ज समझती है, लेकिन भोपाल गैस सानहे के मामले में मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने अपने फराइज से चश्मपोशी की। यही वजह है कि हादसे के इतने साल बाद भी गैस मुतासरीन के जख्म हरे हैं। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने अदालत के बाहर गैस मुतासरीन के नाम पर यूनियन कार्बाइड से समझौता किया और समझौते के तहत 3000 मौत और 1,02,000 जख्मियों के नाम पर यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की जो रकम ली
वो 417 मिलियन डॉलर यानी 715 करोड़ रुपए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैस मुतासिरीन की जो फहरिस्त जारी की वो 5 गुना थी। यही वजह है कि हादसे के इतने साल गुजरने के बाद भी गैस मुतासिरीन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो 5 गुना मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। जो मुआवजा गैस पीड़ितों को मिलना चाहिए था, आज 31 साल बाद भी गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। मल्टीनेशनल कंपनी थी, इस वजह से भारत सरकार ने भी एक समझौतावादी रुख अपनाया। भोपाल गैस मुतासिरीन के मसाइल यहीं खत्म नहीं होते हैं। गैस मुतासिरीन के इलाज और उनकी बाज आबादकारी के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमतों के जरिए भी कुछ नहीं किया गया। कहने को यहाँ पर गैस मुतासिरीन के इलाज के लिए 7 अस्पताल और 14 डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, लेकिन ये सभी बीमार हैं। न तो इनमें माहिरीन को आज तक रखा गया और न ही इनमें वो अद्वियात आज तक मुहैया की गई जिससे गैस मुतासिरीन का इलाज हो सके। गैस पीड़ितों ने खोया ही खोया है, पाया नहीं है। गैस पीड़ितों ने अपनी औलादों को खोया है, अपने बेबी ने अपने आदमी को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने और आज भी घरों में कैंसर से, टीबी से जो घरों में पड़े हुए, उसके बाद जो आने वाली पीढ़ी थी वो भी बर्बाद हो गई। भोपाल गैस सानिहा 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को पेश आया था। इस हादसे को गुजरे 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब इसके असरात दूसरी नहीं बल्कि तीसरी और चौथी पीढ़ी पर नजर आने लगे हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे को भी नहीं हटाया जा सका है। ये कचरा मामूली नहीं है बल्कि इसकी मिकदार 17,000 मेट्रिक टन है और इसके मुजीर असरात से यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास की 16 बस्तियां मुतासिर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इन बस्तियों में साफ पानी मुहैया करवाने का हुक्म भी दे चुकी है, लेकिन गैस मुतासिर बस्ती के लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद साफ पानी को तरस रहे हैं। भोपाल गैस मुतासिरीन हर साल की तरह इस साल भी अपनों को याद करके खून के आंसू रोएंगे, खुश्क आंखों से उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे और हुकूमत में बैठे लोग वही करेंगे जो पिछले 31 साल से करते चले आ रहे हैं, यानी वादे, फिर वादे और नए वादे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ कमर गौस और मेहताब आलम, ईटीवी न्यूज़, भोपाल। भोपाल में हुए गैस सानहे के 31 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सभी मजहब के लोगों ने मिलकर गैस मुतासिरीन के लिए दुआया प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। भोपाल लाशों का शहर बन गया, लाशों के अंबार लग गए और 6 लाख से ज्यादा लोग मिग गैस के प्रभाव के कारण सदैव के लिए रोगी हो गए और उनमें से कई आज भी ऐसे हैं जो उस दर्द को लेके आज भी जी रहे हैं। कुछ उनमें से जिंदा लाश जैसे भी हैं। वो भयानक मंजर जब भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। प्रयास हुए हैं दुख दर्द कम करने के, इलाज के, व्यवस्थापन के, लेकिन ये प्रयास उस दर्द को समाप्त नहीं कर सकते, उस तकलीफ को नहीं मिटा सकते। केवल एक ही संकल्प पैदा करते हैं कि फिर कोई और शहर भोपाल ना बने। लेकिन केवल भोपाल गैस त्रासदी नहीं, मानव ने विकास की चाह में कई विनाश के साधन खुद जुटा लिए। अभी पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग पर, जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के देश इकट्ठे हुए और उन्होंने मानवता के ऊपर जो खतरा मंडरा रहे हैं इसके कारण उस पर चर्चा भी की। लेकिन सवाल केवल चर्चा का नहीं है, संकल्प का है। विकास और पर्यावरण में संतुलन हो और विकास ऐसी दिशा में ना हो कि जो हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को ऐसा बना दे कि कभी रहने के लायक भी ना बचे। भोपाल गैस हादसे के 31वीं बरसी के मौके पर भोपाल के 5 गैस तंजीमों ने मिलकर एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात में कहा कि यूनियन कार्बाइड के कसूरवारों को सजा दी जाए और गैस मुतासरीन को उनका मुआवजा दिया जाए। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस कांड की 31वीं बरसी के उपलक्ष्य में
आज गैस पीड़ितों के 5 संगठनों द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि केंद्र तथा प्रदेश की सरकारें लगातार डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड इन 2 हत्यारी कंपनियों का साथ देती आ रही हैं और जानबूझकर गैस पीड़ितों के इलाज, रोजगार और पर्यावरणीय पुनर्वास के प्रति लापरवाही बरतती आ रही है। सरकार के द्वारा अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें जो जन्मजात विकृतियां हो रही हैं, उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। भोपाल गैस हादसे की 31वीं बरसी के मौके पर भोपाल गैस मुतासरीन महिला उद्योग संगठन के ज़ेर एहतमाम गैस महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर गैस मुतासरीन ने लड़ाई जारी रखने का हलफ लिया। बादशाह वज़ीर आला को मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। मुख्य बिंदु है, एक तो मुआवजे में हस्तक्षेप करता बने, दूसरा क्रिमिनल ट्रायल जो है उसमें वो स्पेशल कोर्ट बनाए राज्य जिसको ये अधिकार प्राप्त है, तीसरा वो क्लीन अप करें यूनियन कार्बाइड के आसपास का रसायन, और चौथा ये कि स्मारक बनाए, पांचवा ये कि गैस पीड़ितों का पुनर्वास बेहतर ढंग से। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर बीफ फेस्टिवल को लेकर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के तलबा ने 10 दिसंबर को आर्ट्स कॉलेज के सामने बीफ फेस्टिवल मनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस ने बीफ फेस्टिवल मनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की कॉल पर गौ माता बचाओ आंदोलन करने का इंतबा दिया गया है। बीफ फेस्टिवल को लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा में इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। इंतजामिया ने मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए हर साल मुनक्किद होने वाले बीफ फेस्टिवल के लिए इस साल इजाज़त न देने का फैसला किया है। वहीं हैदराबाद पुलिस के रवैये से बीफ फेस्टिवल के मुंतजमीन को मायूसी का सामना हुआ है। पुलिस ने बीफ फेस्टिवल के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब तलबा बीफ फेस्टिवल मनाने के लिए बजिद नजर आ रहे हैं। మానవ హక్కుల దినోత్సవం రోజు మేమందరం కూడా బోటి బాటి సళోయి అనే ఒక ఫెస్టివల్ కార్యక్రమానికి మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇవాళ గిరిజన సంస్కృతి కావచ్చు, గిరిజన జాతి కావచ్చు, బంజారా సంస్కృతి కావచ్చు, బంజారా కల్చర్ కావచ్చు, బంజారా భాష కావచ్చు, ఆహార అలవాట్లు కావచ్చు, ఆహార నియామకాలు కావచ్చు, ఇవాళ మరుగున పడిపోయి ఈరోజు ఆధునీకరణ రావడం వల్ల, ప్రపంచీకరణ వల్ల ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి ఈరోజు బంజారాలు మర్చిపోయి ప్రమాదం ఉంది. కనుక మేము బంజారా విద్యార్థులము, ఉస్మాన్ సిటీ విద్యార్థులము అందరం కలిసి ఈరోజు ఫెస్టివల్ కార్యక్రమానికి నిర్వహిస్తున్నాము. బాటి అంటే రొట్టె, బోటి అంటే ఈరోజు కూర మటను, అదేవిధంగా సళోయి అంటే నల్ల రక్తంతో ఈరోజు ముఖ్యంగా బంజారాల్లో దానికి నల్లకు చాలా విశిష్టత, ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. बीफ फेस्टिवल की मुखालिफत भी शिद्दत इख्तियार कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने बीफ फेस्टिवल की इजाज़त देने पर पोर्क फेस्टिवल मनाने की धमकी दी है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के लीडर और गोशा महल हल्का असेंबली से रुकन असेंबली राजा सिंह ने बीफ फेस्टिवल के खिलाफ गौ माता बचाओ आंदोलन की कॉल दी है। राजा सिंह का कहना है कि गौ माता की हिफाजत करने के लिए बीफ फेस्टिवल की मुखालिफत की जा रही है और बीफ जैसे कोई भी शब्द का अगर उपयोग करता है, बीफ फेस्टिवल मनाने का अगर कोई भी प्रयत्न करता है तो उसकी रोकने की जिम्मेवारी मेरी बनती है। जैसे आज पूरे भारत देश में बीफ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही है, दादरी जैसे कांड हो रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि तेलंगाना में फिर कोई एक दादरी कांड हो, फिर एक दादरी कांड जैसा कोई इधर वातावरण पैदा बने। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जैसे अगर समझेंगे कि एक राजा सिंह बीजेपी का विधायक है, मैं विधायक बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू होने के नाते मेरा व्यक्तिगत विचार है और मेरा व्यक्तिगत कार्य है। मैं जब तक जिंदा हूँ
इस तेलंगाना में बीफ फेस्टिवल जैसे कोई भी कार्य में होने नहीं दूंगा। बीफ फेस्टिवल मनाने वाली तंजीमों का कहना है कि बीफ फेस्टिवल 10 दिसंबर को आलमी योम इंसानी हकूक के हिस्से के तौर पर मनाया जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस और उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इजाजत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रवैये को देखते हुए तलबा अदालत से भी रुजू करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हुकूमत महाराष्ट्र ने 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात मनाने के मुतालिक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन 30 नवंबर को जारी होने वाले इस सर्कुलर में एक भी मुस्लिम शख्सियत को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर की हिदायत के मुताबिक तमाम जिला कलेक्टरों, कमिश्नर और मुतल्लिका सरकारी व नीम सरकारी इदारों को 25 अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश और यौम वफात के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम के इनेकाद की हिदायत भी दी गई है। इस फहरिस्त में एक भी मुस्लिम रहनुमा को शामिल न किए जाने के मुताल्लिक मुस्लिम समाजी कारकुनान की जानिब से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मौलाना आज़ाद विचार मंच ने इस फहरिस्त में इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा रुकन हुसैन दिलवाई ने मक्के मुअज़्ज़मा के मुताल्लिक दिए बयान पर माफी मांग ली है। हुसैन दिलवाई ने राज्यसभा में एक मुबाहिसे के दौरान मक्के मुअज़्ज़मा में गैर मुस्लिमों के दाखिले का मुतालबा करते हुए इसके लिए सत्याग्रह करने की बात कही थी। हुसैन दिलवाई के इस बयान पर होने वाली चौतरफा तनकीद के बाद इन्होंने माफी मांगी है। दिलवाई ने एतराफ़ किया कि वो समझ रहे थे कि मक्का मुअज़्ज़मा में गैर मुस्लिम के दाखिले पर पाबंदी सऊदी हुक्मरां का शाही हुक्म है, लेकिन इन्हें मालूम हुआ है कि सरजमीन मुक़द्दस में गैर मुस्लिम तबके को दाखिले की ममानियत ऐन इस्लामी हुक्म के मुताबिक है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर रद्दमल का सिलसिला जारी है। ये देखते हैं कि इन लोगों का क्या रद्दमल सामने आया है। कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ कोरी राजनीति के लिए, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाते रहते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही ये पार्टी 2 सीटों से 200 सीट तक पहुंची थी और ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है कि केवल राम का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है। जितना इन्होंने श्री राम को बेचा है, किसी और व्यक्ति ने नहीं बेचा है और बार बार इस बात को उठाते रहते हैं। मैं तो आशा करूंगा कि हिंदुस्तानी समझें किसी तरीके से, किस तरीके से ये केवल एक राम और धर्म के नाम पर एक बाजारू पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और इसके छलावे में ना आए। सही में अगर इनको सही रूप में ये इस पर अडिग होते तो सुप्रीम कोर्ट से बात करते। आज इनकी सरकार है, सरकार बात करे सुप्रीम कोर्ट से कि भाई केस को जल्दी जल्दी निपटाइए, लेकिन ये जानते हैं कि केस नहीं निपटा सकते क्योंकि वहां जो मूल मुद्दे हैं कि क्या वहां सही में कोई मंदिर था या नहीं था, क्या सही में किसी तरह के सबूत वहां मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इसमें जो राम जन्मभूमि वालों का पक्ष है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए एक तरफ ये भी नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट कोई सही निर्णय दे, दूसरी तरफ इस बात को राजनीतिक रूप से बढ़ाते रहते हैं, कहते रहते हैं क्योंकि लोगों की जो आस्था बीजेपी में थी राम मंदिर को लेके वो बनी रहे। अरे ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। जिनको बात करने का सलीका भी नहीं आता वो जन्मभूमि के नाम पर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। हमको मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनना है, मेंबर असेंबली नहीं बनना है, हमको बाबरी मस्जिद चाहिए हर कीमत पर। 6 दिसंबर से पहले इस तरीका से बयान देना क्या मानते हैं आप? हैं? 6 दिसंबर से पहले मोहन भागवत का बयान। अरे वो तो सब बयान दिया करते हैं, इनके पास और कुछ है क्या? हम कानून हाथ में ले लें? ऐसा नहीं होगा। मोहन भागवत साहब का ये बयान अयोध्या के सिलसिले में काफ़ी तशवीशनाक है और हम ये समझते हैं कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो इसके पीछे उनके इस मकसद से, उनके इस बयान का क्या मकसद है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माजी में अयोध्या के इशू पर बड़े पैमाने पर सियासत
खेली जा चुकी है और इसके पीछे बड़े पैमाने पर राइट्स हो चुके हैं। लोग अपनी मासूम और बेकसूर लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। मुल्क को बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और जब ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो हम समझते हैं सबको रुकना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आए उसी पर सबको अमल करना चाहिए। इस वजह से मोहन भागवत साहब का ये बयान हम समझते हैं कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। नहीं, उनका ये कहना है कि लोग तैयार हैं। हम समझते हैं कि इसको हुकूमत को भी इस पर अपना स्टैंड वाज़ेह करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि जिसके तहत पहले से ये बात तय हो चुकी है अंदर ही अंदर कि वहाँ पर मंदिर बगैर कोर्ट के डिसीजन के बनाने का कोई मंसूबा है। अगर ऐसा कोई मंसूबा है तो हम ये समझते हैं कि ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय का मुद्दा है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आदम रवादारी के मामले पर एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी लोकसभा में बहस में हिस्सा लिया। अवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के 23 बरस बाद भी कसूरवार आजाद घूम रहे हैं। That after 23 years of Babri Masjid, that the accused have got Padma Bhushan, but they have not been convicted. We have seen various governments, Congress government, UPI government, United Front government, NDA government. Is this tolerance? वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की तरफ से लोकसभा में सेकुलरिज्म की नई तारीफ मुतय्यन किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुशीर और मारूफ कानूनदा एम ए कदीर का कहना है कि हिंदुस्तान के तनाजुर में सेकुलरिज्म के माना यह है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब के मुताबिक चलने की पूरी आज़ादी दी जाए। मुल्क के वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में कहा कि साहब सेकुलरिज्म के माने धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब वो पता नहीं कहाँ से पंथ निरपेक्ष है। आप किसी भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी डिक्शनरी में कहीं देख लीजिए। ये सही है कि यूरोप में जो सेकुलरिज्म जिस कंटेक्स्ट में आया था वो दूसरा कंटेक्स्ट था, उसके लिटरल मानी हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में जो माना है जमहूरियत में वो ये है कि सेकुलरिज्म डिक्शनरी में आपको तो वही मिलेगा जो यूरोप में चर्च के खिलाफ मुखालफत में आया था, मगर हिंदुस्तान में या जमहूरी ममालिक में इसका मानी ये है कि हर मज़हब को पूरी आज़ादी है अपने मज़हब, अपनी तहजीब, अपनी औरायत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में हुए कारपोरेशन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला ने कांग्रेस को टक्कर देकर जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी के बाद इमरान खेड़ावाला ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस भी अक़रबा परवरी की सियासत कर रही है, इसलिए इस बार कांग्रेस ने अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में कांग्रेस के आला कायदीन ने अपने रिश्तेदारों को इलेक्शन के मैदान में उतारा था। गुज़श्ता कई महीनों से खाली चल रहे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को आखिर डायरेक्टर मिल ही गया। अहमद अली को आइंदा इंतजामिया ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। ईटीवी से जब डायरेक्टर अहमद अली से महकमे अफसरों और मुलाजमीन की किल्लत के बारे में बात की तो उनका कहना था कि महकमे की जानिब से मुसलमानों की जल्द ही तकर्रुरी का हुक्म दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जा रही मुल्कगीर तहरीक अब महाराष्ट्र के जिला हिंगोली पहुंच गई है। दीन व दस्तूर बचाओ तहरीक के उन्वान से 2 रोज़ा इजलास के पहले दिन उलमा व दानिशवरों के मजमूए से खिताब करते हुए बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी व मुफक्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी व सज्जाद नौमानी ने मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया और मोदी हुकूमत पर एक मखसूस तहजीब को मुल्क पर नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया है। यूपी के फैजाबाद में गम और मातम के दरमियान चहलम का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस राठ हवेली के इमामबाड़ा जवाहर अली खान से अंजुमन आबदी की क़यादत में शुरू हुआ और शहर के तमाम अंजुमनों की मौजूदगी में मस्जिद खजूर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में चहलम का नौहा पढ़ा गया और बच्चों ने जंजीरी मातम भी किया। इस मौके पर इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।